हेलो दोस्त, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जितना भी घटना चक्र में पूछा गया है क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन एमसीक्यूज, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी, टीआरई, दरोगा, रेलवे, एसएससी या किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको इस सभी 80 क्वेश्चन में से एक नंबर तो पक्का है। तो चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है ए द यूनियन गवर्नमेंट, बी द यूनियन ऑफ इंडिया, सी इंडिया, डी भारत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत का नाम ऑप्शन नंबर बी द यूनियन ऑफ इंडिया भारत का संघ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए में है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नहीं भाई, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में निहित है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में है। कथन 2 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। सही बात है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसे किसी भी सदन में का सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? कौन सही है? ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। नाम मात्र का कहल होगा भाई, तो ये तो गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये भी गलत है। उत्तरदायी होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति के सहायता से, तो ये भी गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव नहीं होता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव होता है, तो निर्वाचित नहीं होता। चयनित भी नहीं होता है। मनोनीत डायरेक्ट किसी को नहीं प्रधानमंत्री बना देता है। नियुक्ति होता है। बिल्कुल सही आंसर है। नियुक्ति राष्ट्रपति उसी को करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का सीएम होता है केंद्र सरकार का, तो बिल्कुल सही बात है, भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। किसके दायित्व का प्रावधान है? लोकसभा के अध्यक्ष का नहीं, राज्यसभा के सभापति का नहीं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नहीं, प्रधानमंत्री का। तो बिल्कुल अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर में भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों नहीं 3 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राजमंत्री और उपमंत्री में नहीं वर्गीकृत करता है। तो ये कथन गलत हो गया है, क्योंकि 4 नहीं 3 प्रकार के मंत्रियों की चर्चा संविधान में किया गया है, उपमंत्री की चर्चा नहीं किया गया है। तो कथन 1 गलत। कथन 2 देखते हैं, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्रियों को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लोकसभा के कुल सदस्य मिलाकर के 15% से अधिक प्रधानमंत्री मिलाकर के मंत्रियों की संख्या नहीं होना चाहिए। तो कथन 2 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री। तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप। तो कैबिनेट मंत्री में जो है केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद 74
अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 76, तो अनुच्छेद 76 में महानुभावी की नियुक्ति, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है संविधान में अनुच्छेद 74 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में है एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि वह किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा एन रंगास्वामी अयंगर समिति का सुझाव नहीं था, तो कथन 1 गलत है। कथन 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया, तो बिल्कुल कथन 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए नंबर में है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। बिल्कुल ये कथन गलत है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर मंत्रालय और विभाग का सृजन नहीं किया जाता है। कथन 2, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल कथन 2 सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक का जो है कार्यपालिका शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो इस क्वेश्चन का ये कथन सही है। कथन 2 देखते हैं, भारत सरकार की समस्त कार्यपालन कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएगी। नहीं, समस्त प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ए में वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो उच्च सदन के सदस्य है। अविश्वास लोकसभा निम्न सदन में लाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे, तो ये तो गलत है। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, नहीं निम्न सदन में वक्तव्य देते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। मनमोहन सिंह हमेशा उच्च सदन के सदस्य थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति के विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, वह संसदीय का सदस्य होते हैं, गलत है। लोकसभा का सदस्य, बिल्कुल लोकसभा का सदस्य ही आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा का भी सदस्य होते हैं, दोनों सदन में से किसी का भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आमतौर पर बात किया गया है, तो लोकसभा का सदस्य आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य ही 3 बार से है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदन में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदन में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल यह कथन सही है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदन में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे लोकसभा का सदस्य 6 महीना के अंदर होना चाहिए जब राज्यसभा का सदस्य है, तो यह गलत है। संसद के दोनों सदन में से एक का अवश्य रूप से सदस्य होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है नियुक्ति के समय दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। 6 महीना के बाद दोनों में से किसी एक का सदस्य लेना आवश्यक है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IAS के एग्जाम 2012 में पूछा गया है यह क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य का जितना आयु होता है उतना होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष में आप पंचायती राज के किसी भी चुनाव लड़ सकते हैं। 30 वर्ष में आप राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि का चुनाव आप लड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के द्वारा नहीं चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा भी नहीं चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? ऑप्शन ए है, संसद के दोनों सदन के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो भाई केवल दोनों सदन में से ही क्यों, भारत का प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। देखते हैं ऑप्शन बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रियों के सहयोगियों का चयन कर सकता है। बिल्कुल भाई, भारत के राष्ट्रपति से क्यों परामर्श करेगा? प्रधानमंत्री को पावर है, किसी व्यक्ति को या जिसका मन विवेक उसका स्वविवेक करेगा उसको भारत का मंत्री बना सकता है। तो ये भी नहीं होगा। अपने मंत्रिमंडल में से मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, मंत्री बनाने के लिए अपने स्वविवेक का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 1 वर्ष नहीं, 6 माह। बिल्कुल 6 माह तक कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री के पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 माह के अंदर उसे मुक्त हो जाना पड़ता है यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं तब। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव चुनना है। ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी, संसद का सर्वमुख्य कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। नहीं, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो निम्न सदन तक ही क्यों सीमित है? मंत्रिमंडल की सदस्यता किसी भी सदन के सदस्य या नहीं भी है किसी को भी प्रधानमंत्री उसको नामित कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है। तो राइट आंसर यही गलत है कि निम्न सदन तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। बिल्कुल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत बिल्कुल संवैधानिक बाध्यता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये भी सही है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार, तो बिल्कुल 75 के 3 के अनुसार यही बात कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस क्वेश्चन अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार तो बिल्कुल ये नहीं है। तो इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति नहीं, संसद लोकसभा के प्रति। लोकसभा नहीं है तो लोकसभा, संसद के सदन 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर इस ऑप्शन के अनुसार डी के साथ जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सेम क्वेश्चन है, लोकसभा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। ऑप्शन लोकसभा नहीं रहने पर इस कंडीशन में संसद आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो राइट आंसर लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल, संघ मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कथन एक सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न पर अपने पद धारण करेगा नहीं, यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 32, कथन ए है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो कथन तो गलत है। कारक आर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल, संघीय मंत्री जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मंत्री बनने का पात्रता रखते हैं। तो कारक बिल्कुल कारण सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है, कारक सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए नंबर में है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कथन एक गलत है। कथन 2 है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करेंगे। बिल्कुल यह सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर केंद्रीय मंत्री अपना पद धारण करता है। कथन 3 है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल, विधि निर्माण में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ए में है वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। नहीं, वित्त मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बी में प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। अगर प्रधानमंत्री निम्न सदन मतलब लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए और अवमान दे ही देता है। अगर नहीं देता है तो लोकसभा भंग हो जाता है और पुनः चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? न्यायपालिका का, विधायिका का, चुनाव आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव? तो ये मंत्रिपरिषद जो है विश्वास प्रस्ताव लाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा लाया जाता है। अमूमन भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदन के अलग अलग, दोनों सदन की संयुक्त बैठक? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? प्रधानमंत्री की, स्पीकर की, राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए जो है स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40,
50, 60। तो लोकसभा के मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष में से 50 सांसद की आवश्यकता होता है। लोकसभा के सदस्य 50 लोकसभा सदस्य की आवश्यकता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 20, 30, 40, 50। सेम वही क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1, भारत में संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थगित किया जा सकता है। ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति नहीं है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ये बिल्कुल सही बात है। अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो नहीं स्थिति बनेगा, ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। 42 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था, बाद में रक्षा मंत्री बन गया। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका नाथ मिश्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना कैलाश नाथ काटजू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। श्री गुलजार लाल नंदा, श्री जॉन मथाई, श्री कृष्णमाचारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत नहीं होगा, गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत का था RK षणमुख सेठी, जो नहीं है। क्वेश्चन में एरर है, सो गणतंत्र बना देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुख सेठी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। KM मुंशी, SP मुखर्जी, बलदेव सिंह, BR अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री जो था, सबसे विद्वान आदमी, दुनिया में सबसे अधिक डिग्री वाले व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किन लोग का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उसके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। जगजीवन राम 1946 में सर्व मंत्री था, 47 में भी सर्व मंत्री था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री 1946 में भी था, 1947 में भी था। CH भाभा का जो है पहले वाणिज्य मंत्री था, बाद में इसे 1947 में बिजली आपूर्ति मंत्री बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। सरदार बलदेव सिंह 47 में भी रक्षा मंत्री थे और 1946 में भी रक्षा मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन में कौन भिन्न था, तो CH भाभा 3 नंबर में, ऑप्शन नंबर डी। केवल CH भाभा का मंत्रालय 1946 अंतरिम सरकार के गठन और 1947 के सरकार के गठन में भिन्न मंत्रालय मिला था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, AB वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का 12वें प्रधानमंत्री जो है HD देवगौड़ा थे, 13वें प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे और 14वें प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी थे और 15वें प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा वर्तमान में 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रधानमंत्रियों को उसके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। HD देवगौड़ा का कार्यकाल 1996 से 1997 तक रहा। चंद्रशेखर का कार्यकाल जो है 1990 से 1991 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल 1999 से 2004 तक रहा। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 1997 से 1998 तक रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल इसका जो है 89 से 90 तक रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक से अधिक क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक समांतर के बाद सुशोभित किया है? जवाहरलाल नेहरू, ये तो 1947 से 1964 तक रहे, एक ही बार लगातार रहे। जवाहरलाल नेहरू भी एक ही बार रहे। गुलजारी लाल नंदा ये अलग अलग कार्यकाल में आए थे। इंदिरा गांधी भी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी अलग अलग कार्यकाल के दौरान आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 5। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में हो गया, ताशकंद समझौता के दौरान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित राज्य एवं उसके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो है ये जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। मोरारजी देसाई यह मुंबई के सीएम रह चुके हैं। एच.डी. देवगौड़ा यह जो है कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं प्रधानमंत्री से पहले। चौधरी चरण सिंह यह जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी यह गुजरात के सीएम रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, चंद्रशेखर यह किसी राज्य के सीएम नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई यह तो मुंबई का रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा ये तो राज्यसभा के सदस्य थे। I.K. गुजराल ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह यह भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। चंद्रशेखर ये जो है लोकसभा के सदस्य रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी उपस्थित हुए हैं। पीवी सिंह ये भी उपस्थित हुए हैं। चंद्रशेखर ये भी उपस्थित। चौधरी चरण सिंह इसका छोटा कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल के समय में संसद का बैठक ही नहीं हुआ। जब बैठक हुआ उससे एक दिन पूर्व कांग्रेस इसे समर्थन ले लिया और इसे इस्तीफा देना पड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? पीवी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी। तीन में से सभी के सभी भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो उदारीकरण का नीति जो उस समय 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और मनमोहन सिंह के प्रयास से उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, ये भी सही बात है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष यह नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व किया है, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वे वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य थे नहीं, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य नहीं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य नहीं, असम से राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न वाक्य का अध्ययन कीजिए। कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कारक, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारक दोनों सही है, किंतु कथन कारक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण आर, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है, बिल्कुल वह प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है किंतु एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है? नहीं, संविधान के प्रावधान से हटकर है। तो बिल्कुल यह संविधान के प्रावधान से हटकर उप प्रधानमंत्री का पद है।
क्वेश्चन नंबर 64, निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नहीं, कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में निहित है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2 में है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सचिवालय के कैबिनेट स्तर के जो मुख्य सचिव होते हैं वे सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो दोनों में से कोई नहीं सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी हो सकता है। तो ये कथन तो गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करते हैं। तो ये भी कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न तो 1 न तो 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सही है। कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। बिल्कुल ये बात सही है। कथन 3 है, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हो। बिल्कुल आवश्यक है। अगर कैबिनेट उसका सदस्य रहेगा तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। तो यह तो गलत हो गया। कथन 4, संसदीय मामले की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, संसदीय मामले का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडलीय सचिव जो है ना, उच्चतम नागरिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होता है? तो यह जो है 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन। कहता है कि मंत्री लोकसभा के सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर में 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। बिल्कुल, 15 अगस्त 1947 में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 2 में वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कौन सही है? तो केवल 1 सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ये हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीला पुस्तिका, नीला पुस्तिका। तो भारतीय आधिकारिक दस्तावेज से संबंधित है श्वेत पत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, संसदीय मंत्री का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगार, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी, बी.सी. रॉय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संसदीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाला स्वामी अयंगार के रिपोर्ट पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना यह सचिवालय का काम है। बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना यह भी कार्य है, यह भी सही है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन ये सचिवालय का काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का खुद के प्रयोग से सही उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षक एवं लेखा से, केंद्र राज्य से, नीति कार्यान्वयन से, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवा से। तो इस क्वेश्चन का जो है ना, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो सुरक्षा का जो है ना प्रधान होता है प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद कब सृजन किया गया था? 1951, 1952, 1957, 1962। तो 1951 में संसदीय सचिव पद का सृजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? JL नेहरू शांति वन समाधि स्थल का नाम है, तो बिल्कुल यह सही है। LB शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी का कर्मभूमि नहीं वीर भूमि है, यही गलत है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो धन्यवाद साथियों, हम लोग ने मंत्रिपरिषद के सभी 80 क्वेश्चन को घटना चक्र के एक एक करके डिस्कस किए और पढ़े। तो बने रहिए आप लोग मॉडर्न GS एकेडमी के साथ। आप लोगों को हम पूरा घटना चक्र के क्वेश्चन एक एक करके करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।